आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है बोर्ड परीक्षा की तैयारी। इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारी एक्सपर्ट श्रीमती स्मिता मिश्रा, जो है टीचर और एक सोशल वर्कर भी। वेलकम टू द स्टूडियो मैम। नमस्कार, सबका अभिनंदन करती हूँ। जी मैम, अक्सर ये देखा जाता है कि जब बोर्ड एग्जाम्स नजदीक आने लगते हैं तो तैयारी से ज्यादा स्ट्रेस बढ़ जाता है। जी। तैयारी कम होती जाती है और स्ट्रेस बढ़ता जाता है, और ये स्ट्रेस हमें बच्चों में कम उनके पेरेंट्स में ज्यादा देखने को मिलता है, और शायद कहीं ना कहीं वैलिड भी है, क्योंकि हर पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चे का करियर अच्छा बने, उसका फ्यूचर अच्छा बने, अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिले, उसे मनचाहा कोर्स मिले और वो अपनी जिंदगी में तरक्की करे। लेकिन कई बार ये स्ट्रेस एक नेगेटिव रूप ले लेता है जब बच्चों पर अनड्यू प्रेशर बढ़ जाता है। तो सबसे पहले तो हम इस पर तो बात करेंगे स्ट्रेस पर, लेकिन सबसे पहले आप मुझे बताएं कि बोर्ड परीक्षा से लोग इतना डरते क्यों हैं? जी, बिल्कुल सही प्रश्न उठाया आपने हरप्रीत जी। सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगी सभी बच्चों से और श्रोताओं से कि बोर्ड परीक्षा को एक कतई हवा ना समझें। जी, क्योंकि बोर्ड परीक्षा एक साधारण परीक्षा की तरह ही होती है, जैसे कि आप स्कूल में देते आते हैं परीक्षा। बस अंतर क्या है कि आपको किसी और सेंटर पर जाकर परीक्षा देनी है, और आपके जो इन्विजिलेटर्स होंगे वो आपके खुद के टीचर्स ना होकर बाहर के होंगे। बस एक यही बच्चे जो उसी को लेके चलिए कि वो चीज अलग है, भिन्न है। बाकी सिलेबस, हर क्वेश्चन, पूरा पेपर आपका सिलेबस से आना है। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आपका बोर्ड में नंबर लाना कोई मुश्किल काम नहीं है। जी, बस फर्क ये है कि इस बार आपको पूरा सिलेबस तैयार करके देना है। 8वीं तक आप जो आधा सिलेबस करके आते हैं, लेकिन अब आपको 10वीं 9वीं में क्या करना होता है कि 10वीं में तो आपको पूरा आपका सिलेबस, बस वही एक अंतर है। तो इसको हवा ना समझें। और जो आखिर के आपके 2-3 महीने, जैसे 2 महीने आप बचे हैं, जैसे 7 मार्च से आपकी परीक्षा मतलब प्रारंभ हो रही है, तो एक रूटीन से अगर आपने तैयारी करते आए हैं तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। और अगर आपने अभी तक रूटीन नहीं भी बनाया है तो अभी से अगर आप शुरू कर दे, कहते हैं ना कि कभी देर नहीं होती किसी बात के लिए, तो अभी से भी अगर आप शुरू कर दे, एक रूटीन से पढ़ाई करते हैं, अपनी किताबों से प्यार रखते हैं, तो इस परीक्षा में भी नंबर लाना कोई मुश्किल काम नहीं है। जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि अब तक तो हम एग्जाम्स देते ही आते हैं, बस बोर्ड में आके हम थोड़ा सा कॉशियस हो जाते हैं, डर जाते हैं कि ये अलग पैटर्न है। तो क्या वाकई पैटर्न अलग रहता है? जी, पैटर्न कोई अलग नहीं होता है। क्वेश्चन सब सिलेबस से ही होते हैं। बस थोड़ा सा नजरिया ये हो जाता है कि क्वेश्चन डिटेल में पूछे जाते हैं। मतलब ये कि एकदम किताब की आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए, आपने अच्छे से लाइंस को 2 लाइंस रीड करी हो। क्वेश्चन कहीं से भी पुट हो जाता है, ठीक है ना। हर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें। हर क्वेश्चन के कई बार बच्चे बहुत जल्दबाजी में कि ये क्वेश्चन फटाफट लिखना शुरू कर दिया, ये नहीं देखने कि उस क्वेश्चन में कुछ और भी पूछा जा रहा है, हो सकता है उसका कोई और भी पार्ट हो। तो अगर तरीके से, समझदारी से तैयारी की जाए और तरीके और समझदारी से लिखा जाए उस प्रश्न पत्र को समझ करके, तो नंबर लाना कोई मुश्किल बात नहीं है। जी, इसका मतलब ये बहुत जरूरी है कि जब बच्चे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, खासकर बोर्ड एग्जाम्स की, तो वो रट्टा या रोट लर्निंग भी ना पढ़े, वो कंसेप्ट्स को समझें, डिटेल रीडिंग मारें चैप्टर्स की, वो बहुत जरूरी। एनसीईआरटी तो देखिए, हम कहते हैं ना बाइबल है, जैसे होली किताबें होती है ना, गीता की तरह। तो आप जितनी बार उसको पढ़ेंगे ना, कुछ नई नई चीजें आपको समझ में आएंगी। कई बार बॉक्स के अंदर चीजें होती है जो बच्चे ओवरलुक कर जाते हैं। जैसे मैं साइंस विज्ञान विषय पढ़ाती हूँ, तो जैसे एक्टिविटीज होती हैं, बच्चे ओवरलुक कर गए, ये क्या पढ़े, इसमें से तो कुछ आएगा नहीं, पता चलता है 3 नंबर के क्वेश्चन उसी में से आ गए। तो हर चैप्टर को, हर लाइन को, हर बॉक्स को एक श्लोक की तरफ समझें, या जो भी आप जिस चीज को मान्यता आपकी है उसको आप उसकी तरह से लें, तो आपके नंबर कहीं नहीं गए, आना सब उसी में से है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी टिप शेयर करी है बच्चों के साथ कि सब कुछ इस बुक में से आना है, इस बात को फोकस रखिए, इसलिए हर चीज जरूर पढ़िए उस बुक में जो भी है। बिल्कुल। और साथ ही साथ हमने अक्सर ये भी देखा है कि जब एग्जाम्स की तैयारी होती है, तो क्योंकि अगर बच्चों को लगता है कि पता नहीं किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाए, तो 10 ईयर जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं वो भी बहुत यूजफुल होते हैं। नहीं, देखिए, इस बारे में मैं बिल्कुल बात करना चाहूंगी, क्योंकि मैंने अमूमन ये देखा है कि बच्चे सोचते हैं कि चलो अब आखिरी के 2 महीने रह गए हैं, अब हम सैंपल पेपर उठाते हैं और पढ़ते हैं। ये तरीका गलत है। क्योंकि जब तक आपको कंसेप्ट की जानकारी नहीं होगी, उसमें तो एक सेट पैटर्न का क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन जरा सा भी डाइवर्ट हो गया, चेंज हो गया, कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं है, तो आप रट करके तो नहीं परीक्षा पास कर पाएंगे ना। तो इसलिए परीक्षा से पहले, मतलब सैंपल पेपर सॉल्व करने के पहले, रीडिंग इज मस्ट। राइट। Reading into the detailed reading is must. I will rather say detailed reading is must. ठीक है, if even you have not started enough right now, you can start today also.
फ्रॉम टुडे ऑल्सो यू कैन स्टार्ट। राइट मैम, ये तो आपने बहुत एक अच्छी टिप शेयर करी, लेकिन अगर हम शुरुआत से बात करें कि जब एक बच्चा 10th क्लास में आता है, प्रवेश लेता है, उस टाइम पर कुछ बच्चे तो बहुत स्टूडियस होते हैं और उसी हर एक दिन को यूटिलाइज करते हैं, कोई दिन वेस्ट नहीं करते, वो अपना पढ़ना शुरू कर देते हैं, और कुछ होते हैं जिनको साल के बीच में आके थोड़ा सा ध्यान आता है कि काफी टाइम वेस्ट हो गया है। तो अगर आप कैसे करना चाहेंगी, क्योंकि हम तैयारियों की बात कर रहे हैं, तो किस तरीके से एक बच्चे का रूटीन होना चाहिए, उसको कैसे मैनेज करना चाहिए चीजों को, अगर हम अभी बच्चों की स्टूडेंट्स की बात करें? देखिए, अगर उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि कुछ बच्चे खिलंदर टाइप्स के होते हैं कि चलो मस्ती मस्ती में ले लिया, अब जैसे कि टाइम टेबल डेट शीट आई है तो एकदम से आप नींद से जाग रहे हो, ठीक है, कोई नहीं, थोड़ा सा आप एफर्ट ज्यादा लगाइए, लेकिन मेरा तो यही है और किसी भी टीचर का यही होगा कि पहले तो आप अच्छे से रीडिंग कर लीजिए। उसके लिए भी ऐसा नहीं है कि 2 महीने भी कम नहीं होते हैं, आप चाहें तो हर एक चैप्टर का रूटीन बनाइए आप, ठीक है ना, सब्जेक्ट वाइज रूटीन बनाइए कि मुझे 2 घंटा ये विषय लेके देखना है, 2 घंटा ये विषय लेके देखना है। तो ऐसा कोई बहुत बड़ा कोई मतलब रॉकेट साइंस नहीं है कि आप नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। उसके बाद आपके जो गैप्स होते हैं परीक्षा के बीच में, जैसे अंतर होता है, आपका पहला गणित का है, उसके बाद साइंस है, आपका 3-4 दिन का गैप आ रहा है, उसमें आप सैंपल पेपर्स को करिए। लेकिन पहले तो मैं यही सबसे बच्चों से कहूंगी कि आप एक बार किताबों को उठाइए और उनकी रीडिंग लगाइए, ठीक है ना। अपने नोट्स को, जो टीचर्स ने आपको नोट्स लिखवाए हैं उनको देखिए, उसके बाद ही आप सैंपल पेपर को उठाइए। बिल्कुल, तरीका यही है जी। और मैम, जो स्ट्रेस है, बच्चों को स्ट्रेस कितना लेना चाहिए? थोड़ा बहुत स्ट्रेस तो पॉजिटिव होता है, लेना भी चाहिए, लेकिन कितना लेना चाहिए? और क्या इस पूरे वर्ष में जब वो 10वीं के एग्जाम में बैठने वाले होते हैं, क्या उनको बाहर जाना छोड़ देना चाहिए या सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए? कितनी एक्टिविटीज, क्योंकि अब तो जब मैंने एग्जाम्स 10th के दिए थे उस टाइम पर इतनी डिस्ट्रैक्शंस नहीं थी, बट अब तो मोबाइल सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन। बहुत सही वैलिड आपने क्वेश्चन उठाया है, मोबाइल का डिस्ट्रैक्शन। और एक चीज मैं यहाँ ये भी कहना चाहूंगी कि बच्चों को जैसे आजकल बड़ा इजी हो गया है कि एक समझ में नहीं आया, नेट से खोला और देख लिया जी। इससे क्या होता है, बच्चों की अपनी क्रिएटिविटी तो खत्म हो जाती है, फिर वो बिल्कुल नेट सेवी हो जाते हैं। जरा सा भी क्वेश्चन अलग से आया, अब नेट की तो वहां पे एग्जाम में तो नहीं आप देख सकते हो ना, तो बस वहीं अटक जाते हैं। तो यहाँ पे ना पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है, मदर्स का रोल है स्पेशली, कि बच्चा मोबाइल कितना यूज करा। ये नहीं कि बिल्कुल ब्लॉक कर दीजिए, आप बोलिए कि ठीक है तुमने 2 घंटा 3 घंटा पढ़ा, 15 मिनट के लिए तुम मोबाइल देखो, ठीक है ना। लेकिन आप 3 घंटा मोबाइल देख करके आप 1 घंटा पढ़ रहे हो, ये बहुत गलत स्ट्रैटेजी है। तो मोबाइल से तो आप बच्चों को दूर रखिए, शुरू से ही रहे, घर में एक पॉजिटिव माहौल होना चाहिए। इसके लिए पेरेंट्स खुद भी तो ना देखें मोबाइल, राइट, ठीक है ना। समझाने से बच्चा समझते कम है और देखता ज्यादा है। बिल्कुल, जैसा पेरेंट्स करते हैं, जैसा मदर्स करती हैं, जैसा फादर करते हैं, वैसा ही बच्चा समझता है उस चीज को। तो पेरेंट्स अगर खुद पे भी थोड़ा रिस्ट्रिक्शन लगाए उस टाइम पे ना, कि थोड़ा मोबाइल से कम, टीवी से कम, तो वो चीज बच्चे पर तो पॉजिटिव असर डालेगी ही। बिल्कुल, तो उससे स्ट्रेस बस्टर भी है ये मोबाइल देखना। उससे ज्यादा स्ट्रेस मोबाइल देखना है कि आप पढ़ाई के बीच में मोबाइल देख रहे हो, उससे बच्चा जो समझ रहा है, पढ़ रहा है, वो भी कॉम्प्लेक्स हो जा रही है चीजें। जी, आपने बिल्कुल हर चीज का रूटीन बनाना चाहिए, हर चीज का रूटीन बनाना जरूरी है। और कहते भी हैं प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच, और यहाँ पर पेरेंट्स को भी थोड़ा सा अपने रूटीन में चेंजेस लाने बहुत जरूरी। वर्किंग पेरेंट्स, आई अंडरस्टैंड दिस, लेकिन फिर भी आप अगर बच्चों में एक ना होता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जैसे हम लाइफ स्किल्स में बहुत बड़ी ये इंडिकेटर है हमारा, ये सोशल क्वांटम, फिजिकल इंटेलेक्चुअल क्वांटम, वैसे हमारा एक क्वांटम है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। बच्चों से इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना आप बच्चों से बात करोगे तो वो बच्चा मोबाइल की तरफ जाएगा नहीं ना, उसको स्ट्रेस बस्टर तो पेरेंट्स से मिल रहा है ना। बिल्कुल, आप लेट आते हो घर, लेकिन 10 मिनट के लिए आप बच्चों के साथ बैठिए, उनका रूटीन शेयर करिए, क्या पढ़ा तुमने, क्या नहीं पढ़ा, ये उनके लिए बहुत बड़ा स्ट्रेस बस्टर है। बिल्कुल सही बात है। आई थिंक ऐसा ना हो कि सिर्फ पेरेंट्स हमेशा बच्चों को डांटें कि तुमने किताबें नहीं खोली, तुमने नहीं पढ़ी, बल्कि एक बार ही उनसे बैठ के आराम से बात भी करनी बहुत जरूरी हो जाती है कि आप क्यों नहीं पढ़ रहे हो, क्या चीज आपको रोक रही है फोकस करने से। जी मैम, ये भी देखा गया है कि आजकल जो है पेरेंट्स ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, ऐसा लगता है कि एग्जाम शायद उनका है, रिजल्ट उनका आना है, और पूरे साल वो अपने बच्चों को न जाने कितनी चीजें कहते हैं कि तुम्हें इतने मार्क्स लाने हैं, नहीं तो तुम्हें यहाँ एडमिशन नहीं मिलेगा, और तुम ढंग से पढ़ नहीं रहे हो, तुम्हें इसी स्ट्रीम में जाना है। कहीं ना कहीं वो बच्चों की जो चॉइस है उसको इग्नोर कर देते हैं, बच्चे की कैपेबिलिटीज को इग्नोर कर देते हैं कि उनका बच्चा क्या करना चाहता है। बिल्कुल, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इस बारे में जरूर, बिल्कुल बहुत वैलिड प्रश्न आपने उठाया है कि बच्चों की जो डिसलाइक्स और लाइक्स होती हैं उसको जानना बहुत जरूरी है।
क्या होता है कि 10th 9th 10th में जब बच्चे होते हैं तो हम लोग एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करते हैं, हर स्कूल्स में होती हैं ये चीजें, कि बच्चे का कैलिबर किस तरफ जा रहा है। बच्चा आपका ओरिएंटेड नहीं है साइंस की तरफ, आप जबरदस्ती कि नहीं तुझे PCM ही करना है, तुझे इंजीनियरिंग में ही जाना है, तो ये चीज थोड़ा सा पेरेंट्स को देखना चाहिए। एक भेड़ चाल में ना चलें कि वो 98% ला रहा है मेरे पड़ोसी का बच्चा, तो मेरा बच्चा क्यों नहीं ला रहा। क्या पता आपका बच्चा किसी और फील्ड में उससे अच्छा करे। जरूरी नहीं कि हर चीज साइंस और कॉमर्स और इससे ही हो जाए। आपका बच्चा ह्यूमैनिटीज लेकर के IAS बन सकता है। बिल्कुल। कितने स्ट्रीम्स हैं आजकल, है ना, मीडिया में है, आप होटल मैनेजमेंट है, फैशन डिजाइनिंग है। वाई टू गो ओनली फॉर साइंस एंड बीइंग बीटेक एंड मेडिकल, वाई? तो ये बच्चों में ना ये चीज प्रेशर जो होती है, ये चीज पेरेंट्स को बहुत मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी से इस चीज को टैकल करना चाहिए कि बच्चे का कैलिबर किस तरफ है। बिल्कुल। हो सकता है बच्चा आपका अच्छा सिंगर हो, मेडिकल ना कर पाए, बिल्कुल, ठीक है ना, हो सकता है आपका बच्चा एक अच्छा आर्किटेक्ट बने, इंजीनियरिंग ना कर पाए। तो ये चीजें हैं, आप समझिए बच्चे का कैलिबर किस में है, उस हिसाब से डिसाइड करिए बच्चे की स्ट्रीम आप। जी, और ये बात भी सही है कि हर कोई बच्चा इंटेलेक्चुअली इंक्लाइन इतना नहीं होता है, हर किसी का मेंटल लेवल या ग्रास्प करने की क्षमता ज्यादा नहीं भी होती है। तो हो सकता है कुछ बच्चे एवरेज होते हैं, कुछ बच्चे ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, बस इसका मतलब ये नहीं कि बच्चों में कोई क्वालिटीज है ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सही प्रश्न उठाया आपने कि एकेडमिकली एकदम प्रोफिशिएंट होना इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए आपके दूसरे लाइफ स्किल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जी। बच्चा कितना कम्युनिकेट करता है, बच्चा मुश्किल समय में अपने स्ट्रेस को किस तरह से टैकल करता है, कोपिंग विद द स्ट्रेस। बिल्कुल, ठीक है ना, हैंडलिंग द सिचुएशंस, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन बीइंग एकेडमिकली प्रोफिशिएंट। बिल्कुल। सो हर चीज का बैलेंस होना लाइफ में बहुत जरूरी है। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और मैम, अगर हम बात करते हैं एक रूटीन की, तो आपके हिसाब से स्टूडेंट्स को किस रूटीन से पढ़ना चाहिए? क्योंकि आजकल देखा गया है कि ट्यूशंस भी बहुत मैटर करते हैं। अगर पहले तो ये था कि ट्यूशन जाना एक थोड़ा सा एम्बैरेसिंग सिचुएशन भी होती थी कि तुम ट्यूशन जाते हो, तुम खुद से नहीं पढ़ सकते, बट आज तो ट्यूशन जाना एक फैशन है, एक नेसेसिटी बन चुकी है कि तुम ट्यूशन नहीं जाते हो, ये अजीब लगता है कि तुम खुद से कैसे पढ़ते हो। बिल्कुल आपने सही प्रश्न किया है, मतलब सही मुद्दा उठाया आपने। ट्यूशन जाना फैशन बन गया है, ठीक है ना। पेरेंट्स से सोचते हैं कि क्या हम इकोनॉमिकली इतने वो नहीं है, सेल्फ वो नहीं है कि हमने बच्चे को ट्यूशन नहीं दे सकते। हमारे पड़ोसी का बच्चा तो जा रहा है ट्यूशन, वो अच्छा कोचिंग सेंटर्स के ब्रांड्स भी हो गए हैं। बिल्कुल। इसका ब्रांड उससे अच्छा, उसका ब्रांड इससे अच्छा। ये देखिए भेड़ चाल है। बच्चा जब तक सेल्फ रीडिंग नहीं करेगा, कोई भी ट्यूशन मैटर नहीं करती है। हाँ, एज अ गाइड आप रखना चाहते हो, वो मैं मना नहीं कर रही हूँ, आप करिए, वो कोई बुराई नहीं है उसमें, लेकिन सेल्फ रीडिंग का टाइम बच्चे को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इस पर बेस्ड आप डिसाइड करिए। स्कूल से आते ही बच्चे को ट्यूशन भेज दिया, घर आया फिर एक होम ट्यूटर आ गया, बच्चे ने सेल्फ क्या रीड किया? जो एग्जाम है वो ट्यूटर थोड़ी ना देगा जी, आपका होम ट्यूटर थोड़ी ना देगा, एग्जाम तो बच्चे को देना है ना। तो उसने क्या समझा, उसने अपने ऊपर कितना टाइम डिवोट किया कि मैंने क्या समझा, मैं इसको रीड तो कर लूं, दैट इज इम्पोर्टेंट। ट्रू, सेल्फ रीडिंग इज इम्पोर्टेंट, राइट, सेल्फ स्टडी इज इम्पोर्टेंट। जी। और मैम, एक चीज ये भी देखी गई है, अगर हम 12th क्लास के स्टूडेंट्स की बात करते हैं, क्योंकि 12th के बाद करियर क्या बनाना ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो बच्चे 11th से ही अपने सब्जेक्ट्स की, जो स्कूल के सब्जेक्ट्स हैं, उनकी कोचिंग तो लेते ही हैं, साथ ही साथ वो एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी भी करने लग जाते हैं। देखिए वो प्रेशर है बच्चों पर, क्योंकि जो स्पेशली ये मेडिकल और इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स के बच्चे होते हैं, इनके ऊपर तो वाकई प्रेशर होता है, क्योंकि कोचिंग सेंटर्स वाले जो होते हैं, जो अपना ब्रांड मतलब जो भी है वो अपना अलग उनका एक सिलेबस होता है, पैटर्न होता है, क्योंकि उनको जेईई मेंस या नीट के लिए बच्चे को प्रिपेयर कराना है। और हमारा एग्जाम पैटर्न स्टाइल है वो थॉरली हमारा एनसीईआरटी बेस्ड होता है, तो ये चीज नहीं है। तो लेकिन ये है कि फिर उसके लिए टाइम मैनेजमेंट और पेरेंट्स का रोल यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि बच्चा कैसे टाइम मैनेज कर पा रहा है अपना। उसमें मिनिमम आपको 10 to 12 आवर्स की जो स्टडी आवर्स है वो बच्चे को सेल्फ रीडिंग, सेल्फ स्टडी के लिए 4 आवर्स 5 आवर्स होने चाहिए, कोचिंग आवर्स के अलावा। जी। तो उसमें आप देखिए आपका बच्चा एक्सेल करता है कि नहीं करता है। जी। नहीं कर पा रहा है तो आप एक जबरदस्ती भेड़ चाल में बच्चे को डालने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल, देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस आफ्टर क्लास 12th। एग्जैक्टली। तो आई थिंक 10th के बाद मुझे लगता है कि जब बोर्ड का रिजल्ट आता है तो 12th में बोर्ड अपेयर होने से पहले काफी कुछ पता लग जाता है कि बच्चे का इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में ज्यादा होगा, उसी स्ट्रीम में डालें बच्चे को। कतई बच्चे के साथ ये नाइंसाफी ना कर दें कि बच्चा नहीं कर पा रहा, जबरदस्ती उसको आप एक अपना स्टेटस सिंबल बनाने के लिए आप बच्चे को साइंस ही दिलवाएंगे, पीसीएम ही दिलवाएंगे। जी, लेकिन अक्सर बच्चे भी कई बार उनको भी पता नहीं होता है कि उनको क्या करना है। दैट्स वेरी ट्रू। वो भी अपने फ्रेंड्स को देखकर या और कोई अपने सीनियर्स को देखकर कुछ भी कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं, तो बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूंगी कि आप अपने जैसे स्कूल में, मैंने जैसे आपको बताया अभी कि वर्कशॉप्स होती हैं, इस तरह की सब्जेक्ट काउंसलिंग होती है,
हर स्कूल में बाकायदा काउंसलर्स अपॉइंटेड होते हैं। तो जिन भी पेरेंट्स को लगता है कि उनके बच्चे थोड़ा डिसाइसिव नहीं हो पा रहे हैं तो वो इस चीज को एक्सप्लोर करें, बात करें, स्कूल के टीचर से बात करें, काउंसलर से बात करें। जो वर्कशॉप्स में जैसे मैंने बताया आपको ये होती हैं, उसमें बच्चे का क्या आ रहा है, स्कोर क्या है, वो बच्चा कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन, आप बात करिए और इस चीज को फिर डिसाइड करिए। जी। और मैम साथ ही साथ अगर हम इस बारे में अब थोड़ी बात करना चाहेंगे कि जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं, जब बच्चे बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं खासकर, तो अक्सर हमने देखा है कि कुछ बच्चे उन्हें बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। स्कूल भी कई बार मतलब जो टीचर्स भी होती हैं वो भी इतने एनकरेज नहीं करते हैं कि आप वहाँ पार्टिसिपेट कीजिए, डिबेट कॉम्पिटिशन्स, डेक्लेमेशंस, किसमें भी टाइम लगेगा। तो आपको क्या लगता है कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने से क्या परीक्षा की तैयारियों में कोई बाधा होती है? बिल्कुल नहीं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। जैसा आपका एकेडमिक्स है वैसा आपका एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी हैं, लिमिट में। लेकिन जब आपका बच्चा बोर्ड परीक्षा की तैयारी में है तो वो थोड़ा लिमिट में, लेकिन डिबेटिंग हो गया, आपका एसे राइटिंग हो गया, इस सबसे तो आपका स्किल बढ़ रहा है ना। जी, है ना, आपका सब्जेक्ट नॉलेज, कंटेंट नॉलेज तो आपका बढ़ रहा है। डिबेटिंग में जब आप करते हो तो आप कितने पॉइंट्स याद करते हो, उससे आपका राइटिंग स्किल बढ़ता है, आपका स्पीकिंग स्किल बढ़ता है। ठीक है ना, तो ये सब भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। हाँ, लेकिन एक बैलेंस बना के चलना चाहिए। ये नहीं कि बच्चा बस उसी में लगा हुआ है, स्कूल के बाहर जाना है, आज हमने ये कर लिया, तो ऐसा नहीं। एक बैलेंस बना के चलिए, तो एक्स्ट्रा करिकुलर विल ओनली हेल्प यू इन द एकेडमिक्स। राइट। और मैम ग्रुप स्टडी, ये भी एक ऐसा कंसेप्ट है जो बच्चे अक्सर इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। जब बोर्ड एग्जाम की तैयारी होती है तो उनको लगता है कि हम साथ में बैठ के पढ़ाई करेंगे, किसी से कुछ प्रिपरेशन की हेल्प मिलेगी, किसी से कुछ, बट कई बार बातें ज्यादा हो जाती हैं, स्टडी कम हो जाती है। तो ग्रुप स्टडी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें तो मैं ये कहूंगी कि पेरेंट्स का रोल है पहले तो ये देख लें कि जो ग्रुप में जिसमें बच्चा स्टडी कर रहा है वो वाकई में स्टूडियस ग्रुप है कि नहीं है। और अपने बच्चे को एक माँ ज्यादा बेहतर जानती है। ठीक है ना, अगर भाई आपस में बात करके, जिन पेरेंट्स के बच्चे या ग्रुप स्टडी में जा रहे हैं वो आपस में बात करें, उनका सबको अपने बच्चे के बारे में पता होता है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है तो इस टाइम पे आपका ये जरूरी प्रायोरिटी है कि आप बच्चे को बोले कि सेल्फ स्टडी करो अपार्ट फ्रॉम द ग्रुप स्टडी। जी, क्योंकि वहां पे अगर टाइम वेस्ट हो रहा है तो यू शुड ऑलवेज डिस्करेज द चाइल्ड। बट मैम क्या इसके कुछ पॉजिटिव्स भी होते हैं? देखिए, ग्रुप स्टडी में ये होता है कि आप कॉम्पिटिटिव भावना से पढ़ते हो आप, है ना। कभी कई बार होता है कि बच्चे आपस में मिलकर एक क्वेश्चन का वो रेजोल्यूशन निकाल लेते, रिजॉल्व कर लेते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं। जनरली इस चीज को डिस्करेज ही करना चाहिए, ग्रुप स्टडीज को। मैं ये कहूंगी स्पेशली ये जब आपके ये 2-3 मंथ्स रह गए हैं, क्रूशियल 2 मंथ्स रह गए हैं, इसमें बच्चा अपना इंडिविजुअल ज्यादा वो करे तो ज्यादा बेटर है। जी। अब हम देखा गया है कुछ बच्चे लाइक सुबह जल्दी उठकर पढ़ना प्रेफर करते हैं, कुछ देर रात तक पढ़ते हैं, तो क्या इसमें भी कोई सेट पैटर्न होना चाहिए? ये अपना बायोलॉजिकल क्लॉक होता है। जैसे कि कई बच्चे रात को उनको नींद नहीं आती जल्दी तो वो अपना रात को करते हैं, कुछ बच्चे सुबह मॉर्निंग आवर्स में करना पसंद करते हैं। वो टोटली डिपेंड्स अपॉन द कैपेबिलिटी ऑफ द चाइल्ड। ओके, है ना। तो उसके लिए प्रेशराइज नहीं करो कि नहीं तुम 4 बजे उठ के पढ़ोगे। हो सकता है वो रात को 1 बजे तक पढ़ना चाहे तो 1 बजे तक फील कर रहा है वो क्या, कैन स्टडी टिल 1 o'clock। तो आप प्रेशराइज ना करिए उनको। जी, अपने बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से बच्चे को करने दीजिए। राइट। मैम मैथ्स और साइंस तो ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें बहुत आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, इसमें न्यूमेरिकल्स है, आपको प्रैक्टिस करना है, आप स्कोर अच्छा कर सकते हैं। जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स होते हैं उनकी तैयारी कैसे करनी चाहिए? हाँ बिल्कुल, मैं इसमें बड़ा अच्छा आपने प्रश्न किया है कि जैसे आप मैथ्स तो आपका डेली, देखिए आपको 1.5 घंटा 2 घंटा आपका डेली एक प्रैक्टिस शेड्यूल बना लेना चाहिए। वो बच्चे करते भी हैं जनरली। आप उसमें थोड़ा सा आपको लगा कि अब हमें थोड़ा सा ब्रेक चाहिए तो आप एक दोहा लेके बैठ गए हिंदी का, कबीर के बहुत सारी साखियां हैं, दोहे हैं, इंग्लिश में आपके नॉवेल है, ठीक है ना। एज रीडिंग लेके बैठ के वो स्ट्रेस बस्टर का भी काम करेगा और एक थोड़ा आपका लिटरल नॉलेज बढ़ेगी जी। तो इस तरह से आप उसको वो करें, ठीक है ना। एसएसटी हो गया आप, ठीक है ना। हाफ एन आवर आपने एक चैप्टर ले लिया, जैसे हिस्ट्री में नॉवेल चैप्टर है आपका, बड़ा ही जनरल रिलेट कर सकते हो आप उस चैप्टर से अपने आप को, है ना। तो आप उसको लेके बैठ गए एज रीडिंग, एज आपने कि मैं ब्रेक ले रहा हूँ एक टाइम पे, है ना, ब्रेक ले रही हूँ या ले रहा हूँ, तो आप उसको ऐसे लेके बैठ गए। तो एक आपका रूटीन सेट हुआ, आपने मैथ्स 2 घंटा किया, फिर थोड़ा सा ब्रेक करके आपने एक दोहा पढ़ लिया, फिर थोड़ा सा आपने अपना साइंस का लिया। भी वो आपको इस समय स्ट्रिक्ट टाइम टेबल फॉलो करने की बहुत जरूरत है। फिर थोड़ा सा टाइम लगा आपका, आपने एक ज्योग्राफी का, एक माउंटेन्स पे, एग्रीकल्चर पे, सॉइल पे, ये तो चैप्टर्स ऐसे है ना कि यू कैन रिलेट टू देम। ऐसा कुछ इसमें रॉकेट साइंस तो है नहीं, तो आप इसको एज रीडिंग अपने करते रहे तो आपके कई कंसेप्ट क्लियर होंगे एक साथ। तो प्रॉपर मैनेजमेंट टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि पूरा दिन मैथ्स लेके बैठे रह गए, पूरा दिन साइंस लेके बैठ गए, ये गलत तरीका है। अब इस टाइम पे तो आपको एक टाइम टेबल फिक्स करके ही चलना है जी। और मैम जब बच्चा पढ़ता है तो अगर वो बीच में ब्रेक लेना चाहे तो उस ब्रेक के दौरान उसे क्या करना चाहिए जो उसके लिए वाकई रिफ्रेशिंग ब्रेक हो? तो सबसे अच्छी बात है कि घर में छोटे भाई बहन हो,
और अगर नहीं है तो हाँ, तो मम्मी है घर पे, थोड़ा बात करें मम्मी से, ठीक है ना, दादी है, नानी है, फोन पे थोड़ा सा बात कर लें, ठीक है ना। ये इसमें क्या कहते हैं ना, ब्लेसिंग्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और बड़ों की ब्लेसिंग से ज्यादा कुछ अच्छा होता नहीं है, बिल्कुल, है ना। और मैम नोट मेकिंग की जब आती है बात, तो नोट्स बनाकर पढ़ाई करना बहुत जरूरी हो जाता है। किस तरीके से नोट्स बनाने चाहिए? देखिए, ये चीज मैंने देखी है, कई बच्चों में नोट्स बनाने की हैबिट होती है और कुछ बच्चे बुक से ही करते हैं, तो वो टोटली डिपेंड्स अपॉन द चाइल्ड्स कैपेबिलिटी, पोटेंशियल। कुछ बच्चे किताबों से पढ़ के भी बहुत अच्छा स्कोर करते हैं, कुछ बच्चों को नोट्स की हैबिट होती है। तो जब आप नोट्स बनाएं तो पहली बात तो एक ही किताब या एक ही कॉपी रखें आप, ऐसा नहीं कि आज आपने यहाँ बनाया, आज आपने वहां बनाए, फिर एग्जाम में आप ढूंढते फिरो कि कहाँ पे कहाँ बनाए, कहाँ पे कहाँ बनाए। तो या तो आप उतना जिम्मेदारी से आप एक अच्छी कॉपी मेंटेन करके आप चलें, उसको आप हाईलाइट करते रहे। आपने इंपॉर्टेंट कोई कंसेप्ट उठाया, मान लीजिए आपने एक चैप्टर उठाया, इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर उठाया, आपने कुछ सीरीज पैरेलल कनेक्शंस के बनाए, तो अंडरलाइन करिए उनको, उसका फिगर बना के रखिए कि एग्जाम टाइम में जब आप खोलोगे तो आपको चीजें इंटैक्ट एक जगह मिलेंगी। तो नोट मेकिंग की हैबिट ऐसी होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि जगह जगह आप किसी के पन्ने के पीछे, किसी के पन्ने के पीछे, ऐसे ना बनाएं। जी बिल्कुल। और उन नोट्स को क्लब करके पढ़ने से काफी हाँ, बिल्कुल हेल्प मिलती है। उसमें जैसे आपके टीचर्स भी नोट्स लिखवाते हैं, अब आपके सेल्फ मेड नोट्स होते हैं, उसको कंपाइल करके रखिए आप, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि एग्जाम में आप ढूंढते फिर रहे हो। तो ये चीजें आपको एग्जाम टाइम में जब आपकी वो 2-3 दिन का प्रिपरेटरी लीव्स होती है ना, उसमें आपको बहुत हेल्प करती है नोट्स की। अब यू विल गो थ्रू द नोट्स, तो उससे आपकी बहुत कंसेप्ट क्लियर होते हैं एंड यू आर एबल टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन वेरी प्रॉपरली। मैम कई बार हमने देखा कि बच्चे एक्चुअली कंप्लेन करते हैं कि उनको मेमोराइज करने में दिक्कत होती है, वो याद नहीं रख पाते हैं चीजें, तो इसके पीछे रीजन क्या रहता है? इसके पीछे रीजन है बस कुछ नहीं, इसका ऐसा कुछ नहीं है कि बच्चा याद नहीं कर सकता। एक क्वेश्चन को अगर एक बार आपने आंसर लिखा, उसको 2 बार लिख लीजिए, 3 बार लिख लीजिए। कहते हैं एक बार लिखने से थोड़ा थोड़ा समझ में आता है, 2 बार लिखने से थोड़ा थोड़ा याद होता है, और जब 3 बार लिख लेते हैं तो आपके दिमाग में सेट हो जाता है। ओके। तो ऐसा नहीं कि आप भूलोगे फिर उसको, आप उसके बाद एक बार बस गो थ्रू किया, यू आर एबल टू राइट द आंसर। ओके। लिख के करने अपनी लैंग्वेज में लिखना भी बहुत बिल्कुल, हाँ, नहीं अपनी लैंग्वेज में आप, हाँ, लेकिन अब जैसे साइंस सब्जेक्ट हो गया, विज्ञान हो गया, तो इसमें आप कुछ साइंटिफिक टर्म्स ऐसे हैं कि आप अपने वर्ड्स में उनको आप नहीं लिख सकते, वो टेक्निकल टर्म्स हैं। बिल्कुल, कभी कोई लॉज होते हैं, तो लॉज को आप, फैराडे का लॉ है तो फैराडे का ही रहेगा, वो आपका अपना खुद का लॉ नहीं हो जाएगा, तो वो लॉ तो आपको उसकी ही लैंग्वेज में लिखना है। हाँ, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं, जैसे आपने लाइफ प्रोसेस चैप्टर है आपका साइंस में, इस तरह के चैप्टर्स हैं, थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में आप उसको कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं बच्चों से बोलूंगी एंजाइम का नाम पर्टिकुलर वही एंजाइम होना चाहिए, आप उसको अपने वर्ड्स में ना लिखें। जी, तो टेक्निकल टर्म्स पे बी वेरी केयरफुल। सो टेक्निकल टर्म्स का ध्यान रखना काफी जरूरी है। हाँ, साइंटिफिक टर्म्स, टेक्निकल टर्म्स, अंडरलाइन देम। जी, और आपने जैसे बताया कि हर रोज एक ही सब्जेक्ट को लेकर ना बैठे, बल्कि थोड़ा थोड़ा टाइम सारे सब्जेक्ट्स को डिवोट कर सकते हैं जरूर। और मैम ये जो लास्ट के महीने रहे, क्योंकि ऑब्वियसली लास्ट का ही टाइम चल रहा है, बहुत क्रूशियल टाइम है, इस टाइम पे मतलब बच्चों को किन चीजों का खास ख्याल रखना चाहिए? क्या उन्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्योंकि पूरी बुक पढ़ने का शायद अब समय नहीं है। हाँ, इस बिल्कुल सही कहा आपने। तो आप जैसे सैम्पल पेपर्स, हमारे मार्केट में अच्छे सैम्पल पेपर्स अवेलेबल हैं, तो उनको आप पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर्स उठा के देखिए। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बड़े सेट होते हैं, जैसे अब मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगी, जैसे आई डिफेक्ट्स हैं, ठीक है ना, ये क्वेश्चंस हैं, इनमें आना ही होते हैं, ठीक है ना। कभी आपका शॉर्ट साइटेडनेस हो जाएगा, नहीं तो लॉन्ग साइटेडनेस होगा, है ना। कुछ टॉपिक्स ऐसे इंपॉर्टेंट होते हैं कि सीबीएसई भी उनको देना ही चाहता है, क्योंकि वाकई में वो आपके बिल्कुल थियोरेटिकल कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, तो वो आप उठाकर करिए, उनको क्वेश्चंस को आप करिए, तो इससे भी काफी हेल्प हो जाती है बच्चों को। जी, तो ये स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए कि अब हमने नहीं पढ़ा, हमारे 90%, 95% नहीं आएंगे, बट जितना टाइम है आप उसमें अच्छी तैयारी कर लीजिए। आप मार्क्स को लेकर मत पढ़िए, आप अच्छा करने के लिए पढ़िए। जी बिल्कुल। जब अच्छा करने के लिए पढ़ेंगे तो आपके नंबर अपने आप अच्छे आएंगे, कि मुझे 95% लाना है, मैं उस हिसाब से पढ़ूंगी या पढ़ूंगा, तो वो फिर नहीं हेल्प, वो स्ट्रेस रहेगा आपके दिमाग में, रजिस्टर करेगा 95, 96, 95। उससे अलग हटके आप अच्छा करना है, अपना बेस्ट देना है, उस हिसाब से पढ़िए। जी बिल्कुल। मैम यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। शिक्षार्थी श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं कि बोर्ड परीक्षा की तैयारी कैसे करें, ये हमारा विषय, इस पर चर्चा चल रही है। एंड आई एम श्योर आपके बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, पेरेंट्स के बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, तो प्लीज आप हमें कॉल कीजिए, अपने क्वेश्चंस हमसे पूछिए, हमें इंतजार है आपके क्वेश्चंस का। और अगर टेलीफोन के माध्यम से क्वेश्चंस नहीं पूछ पा रहे हैं तो आप हमें ईमेल भी लिख सकते हैं, हम समय समय पर अपने टेलीफोन नंबर्स आपको बताते रहते हैं। फिलहाल हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, आप जुड़े रहिए राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान की मुक्त विद्यावाणी पर रेडियो वाहिनी FM 91.2 मेगाहर्ट्ज के साथ।
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग खोल रहा है तमाम ग्रामीण, पिछड़े, असहाय एवं बेरोजगार युवाओं के लिए संभावनाओं के असीम द्वार। यहाँ 6 महीने से लेकर 2 साल तक के 80 से ज्यादा कोर्सेज हैं। कृषि, गृह विज्ञान, स्वास्थ्य, पैरामेडिकल, कंप्यूटर के साथ साथ अन्य व्यावसायिक एवं वाणिज्यिक पाठ्यक्रम। न्यूनतम उम्र 14 वर्ष, अधिकतम की कोई सीमा नहीं। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.nios.ac.in या संपर्क करें टोल फ्री नंबर 1800-180-9393 पर। क्यों न हम हमारे देश में विकलांग की जगह पर दिव्यांग शब्द का उपयोग करें। प्रधानमंत्री और आपके सपनों को साकार करने के लिए समर्पित NIOS स्कूली और व्यावसायिक शिक्षा का एकमात्र केंद्र, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान NIOS। दिव्यांग जनों के लिए समता आधारित और सम्मिलित शिक्षा के लिए समर्पित NIOS स्कूली और व्यावसायिक शिक्षा के लिए NIOS की वेबसाइट www.nios.ac.in या NIOS के नजदीकी केंद्र से आज ही संपर्क करें। वेलकम बैक लर्नर्स एंड लिसनर्स, आप सुन रहे हैं राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान की मुक्त विद्यावाणी व रेडियो वाहिनी FM 91.2 मेगाहर्ट्ज पर। और इस वक्त हमारी चर्चा चल रही है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और रेलेवेंट टॉपिक, बोर्ड परीक्षा की तैयारी पर। जी हाँ, ये चर्चा हमारे सिर्फ लर्नर्स और लिसनर्स के लिए नहीं बल्कि सभी पेरेंट्स और टीचर्स के लिए भी है, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो सबको डरा देता है। क्योंकि बोर्ड्स एक हवा मान के लोग चलते हैं, चाहे कितनी भी काउंसलिंग सेशंस हो, वर्कशॉप्स हो, फिर भी उस टेंशन को ईज कर पाना मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप भी हमारी इस चर्चा का हिस्सा बनना चाहते हैं, पार्टिसिपेट करना चाहते हैं हमारे प्रोग्राम में, तो हमें कॉल कीजिए। हमारा फोन नंबर है 0120-462-6949 और अगर ईमेल लिखना चाहते हैं तो ईमेल आईडी है nioscr@nios.ac.in। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारी एक्सपर्ट श्रीमती स्मिता मिश्रा। मैम, ब्रेक से पहले हमने काफी चीजों पर बात कर ली कि किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, नोट्स बनाने चाहिए, कैसे डिफरेंट सब्जेक्ट्स को टाइम एलोकेट करना चाहिए और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी कर सकते हैं एक लिमिट में रहकर। मैम, अब बात आती है खाने पीने की, बिकॉज डाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चे इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं अपनी पढ़ाई में कि वो खाना पीना भूल जाते हैं, और कुछ ऐसे हैं कि वो फिर न्यूट्रिशियस डाइट नहीं लेते, जंक फूड ले लेते हैं। तो कैसी डाइट एक बच्चे की होनी चाहिए ताकि उसे लेथार्जी फील ना हो, उसका कंसंट्रेशन बना रहे और वो एक्टिव और हेल्दी रहे? जी, बिल्कुल सही बात उठाई आपने, क्योंकि कहते हैं ना हेल्दी माइंड रिजाइड्स इन अ हेल्दी बॉडी। राइट। तो बीइंग हेल्दी इज वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ एट दिस स्टेज। तो आपको क्या करना चाहिए कि एक तो जंक फूड खाने की हैबिट अगर बच्चे में है तो इस टाइम पे बिल्कुल स्टॉप कर दीजिए, क्योंकि जंक फूड खाने से देखिए न्यूट्रिशियस वैल्यू तो मिलती नहीं है बच्चे को। अब माइंड कंटिन्यूसली काम कर रहा है, आप पढ़ रहे हो तो माइंड इज वर्किंग कंटिन्यूसली, और माइंड को आपके ग्लूकोज चाहिए ना, आपके ब्रेन को ग्लूकोज चाहिए, वो ऑक्सीजन फ्लो पूरा चाहिए, तभी तो एनर्जी आएगी ना उसके अंदर। तो इसके लिए होना चाहिए कि हर 2 घंटे पे बच्चे को एक प्रॉपर हल्का फुल्का कुछ भी न्यूट्रिशियस, आप सूप बना सकते हो, आप एक स्प्राउट का सैलेड बना सकते हो बच्चे के लिए ना। बिस्किट चिप्स रखने से अच्छा है कि आप ये चीजें रखिए, एक तो ये लाइट रहेगा और एनर्जी गिविंग रहेगा। बिल्कुल। पूरा बॉडी को जिस समय आपके ब्रेन को पूरा ऑक्सीजन और ग्लूकोज पूरा इंटेक चाहिए तो वो आपको कंटिन्यूसली मिलता रहेगा। मिल्क प्रेफर कर सकते हैं, बच्चे को बॉइल्ड एग्स पसंद होते हैं, आजकल सर्दियां हैं। कई मैंने सुना कि चने भी खा सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल मैं उसी पॉइंट पे आ रही थी। चने आप जैसे स्प्राउट में आपने हल्का सा, जैसे मूंग दाल होती है छिलके वाली हो गई और आपके ये चने हो गए, आपने इनको सोक कर दिया 2-3 दिन के लिए, अपना स्प्राउट्स आ गए, तो उसमें प्याज टमाटर अपने हिसाब से, क्रिएटिविटी के हिसाब से उसको आप कलरफुल बना के, बच्चे शायद खाना पसंद ना करें ना, ये देख के चने और ये सब कौन खाएगा, इसको आप कलरफुल बनाइए। थोड़ा गाजर है, आजकल खूब गाजर आ रही है मार्केट में, है ना, गाजर, इसमें मतलब छोटे छोटे प्याज, हरी मिर्च, धनिया, मतलब एक कलरफुल बना के बच्चों को एक बाउल में करके दीजिए, है ना। फ्रूट सलाद दे सकते हैं आप, सूप का इतना अच्छा सीजन है आजकल के टाइम पे, आप अपना गाजर टमाटर इस सब का सूप दे सकते हैं, पालक का सूप दे सकते हैं, है ना। तो इस तरह के हेल्दी डाइट्स आप रखिए बच्चों के लिए, है ना। एक प्रॉपर उनका फिक्स करिए, उनका डाइट और रूटीन फिक्स करिए, तो इससे भी देखिए बहुत फर्क पड़ता है जी। आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी, ठीक है ना। आपका ये सर्दी जुकाम, जितने भी विटामिन सी रिच फूड अपने बच्चों को दीजिए। आजकल का ये जो सर्दी वाला मौसम चल रहा है ना, कि बच्चों को सर्दी खांसी जुकाम, तो इससे भी विटामिन सी जितना बॉडी में जाएगा, इट विल रेजिस्ट द जर्म्स ऑफ द कॉमन कोल्ड। राइट। तो इससे भी बच्चा बहुत हेल्दी रहेगा,
है ना। तो इस तरह की चीजें बच्चों के डाइट में डालिए। मिल्क इज वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस स्टेज राइट नाउ। मिल्क हो गया, पनीर हो गया, अंकुरित चने हो गए, रोस्टेड चने हो गए, है ना, आपके ड्राई फ्रूट्स हो गए। ड्राई फ्रूट्स आप दीजिए बच्चों को, है ना, थोड़ी देर में। जैसे अब बच्चा अगर रात में पढ़ रहा है आपका बैठ के, तो 2 घंटे में थोड़ा गए बच्चे के पास, इसको एक हॉट कॉफी दे दिया, हॉट चॉकलेट दे दिया, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स दे दिए, है ना। तो इस तरीके से बच्चा अगर, क्योंकि अगर पेट में जाएगा नहीं कुछ तो वो लेथार्जिकनेस रहेगी, तो बच्चा सोएगा। और अगर आप बीच बीच में थोड़ी डाइट इस तरह से देते रहेंगे तो बच्चा इट विल फील एनर्जेटिक। और जंक फूड से दूर रहने की बिल्कुल, जरूरत जंक फूड से तो मैंने बिल्कुल एक भी नाम नहीं लिया इस समय जंक फूड का। मैंने सारे हेल्दी टिप्स बताए हैं इसमें। और एक्सरसाइज करना कितना जरूरी है? एक्सरसाइज देखिए, मे बी आपके पास टाइम नहीं है बच्चे के पास एक्सरसाइज करने का, तो लेकिन जो ब्रेक, जैसे अभी बीच में हमने बात की थी कि थोड़ा सा ब्रेक जैसे अगर लेना चाहे तो गो फॉर ए वॉक, राइट, है ना। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जी, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं बच्चे, ट्रू, है ना, डीप ब्रीथ ले सकते हैं, इससे ऑक्सीजन फ्लो अच्छा रहता है बॉडी में। जी बिल्कुल, आपने बहुत एक हेल्दी टिप और शेयर की कि पढ़ाई तो अपने साथ चलती है, लेकिन साथ ही साथ अच्छा खाना, अच्छी सेहत होना बहुत जरूरी है ताकि आप बच्चे से पढ़ सकें। मैम, अब हम बात करते हैं, आजकल एक और ट्रेंड है, हमने थोड़ी देर के लिए इस पर बात करी थी कि इंटरनेट खोला और बच्चों ने इन्फॉर्मेशन मिल गई, बट अब थोड़ा डिटेल में हम इस पर चर्चा करना चाहेंगे कि आजकल ट्रेंड है कि एक तो इंटरनेट से लोग देखते हैं, यूट्यूब तो बहुत कॉमन है, इतने सारे इसमें वीडियोस अपलोडेड हैं, कई बच्चे यूट्यूब से पढ़ना एंजॉय करते हैं, और साथ ही साथ लर्निंग एप्स, इनका भी अपना एक बहुत ट्रेंड चला हुआ है कि आपको एप्स के थ्रू पढ़ना है और इतना सारा उसमें कंटेंट अवेलेबल है। पहले मुझे याद है जब हम पढ़ते थे तो ना यूट्यूब था, ना लर्निंग एप्स थी, रेफरेंस बुक्स होती थी कि एनसीईआरटी के अलावा आपको रेफरेंस बुक्स उठानी है, बट आज लोग लर्निंग एप्स पे जाते हैं, यूट्यूब पे जाते हैं। तो ये कितना सही है? क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? और क्या जो कंटेंट उस पर अपलोडेड होता है वो जेन्युइन है, ऑथेंटिक है? और ये बच्चे जब एप्स यूज करते हैं तो एक्चुअली वो पढ़ ही रहे होते हैं या वो ऐप के थ्रू कुछ और भी एक्टिविटीज कर सकते हैं? जी बिल्कुल सही प्रश्न है आपका, क्योंकि बहुत ही एक कंट्रोवर्शियल चीज है। मैं एकदम नेगेटिव नहीं जाऊंगी कि लर्निंग एप्स का भी कुछ अपना कंटेंट होता है, ऐसा नहीं है जी। लेकिन लर्निंग ऐप से क्या है कि जब आपका बच्चा मोबाइल पे गया, टैब पे गया, कंप्यूटर पे गया, डेस्कटॉप पे गया, तो सिर्फ उसके अलावा और भी कुछ विंडोज जो होती हैं वो पॉपअप हो जाती हैं। अगर पेरेंट्स इस चीज पर ध्यान दें कि जैसे बीच बीच में एडवर्टीजमेंट के होते हैं, कुछ ऐसे मतलब कुछ इस टाइप के भी वीडियोस हो सकते हैं जो अचानक से पॉपअप हो जाते हैं। बच्चे तो बच्चे हैं ना, इतना मैच्योर माइंड तो है नहीं, तो जब उसको एक अच्छा इंटरटेनमेंट की चीज मिले तो बच्चा तो पहले वहीं जाएगा ना। ट्रू। और दूसरी बात है कि मैम मोबाइल और ये टैब से पढ़ने से तो रेडिएशंस का भी तो होता है ना, वो आपकी आईसाइट पे भी तो बहुत असर होता है उससे। आजकल छोटे छोटे बच्चों को चश्मे लग जा रहे हैं आजकल आईसाइट का, तो ये चीज इससे बहुत फर्क पड़ रहा है, स्पेशली ये मोबाइल और टैब पे बहुत ज्यादा रहने से। और लर्निंग एप्स तो आपके खाली मोबाइल और टैब से ही हैं, आप जितना मोबाइल देखोगे आप लर्निंग एप्स मतलब वही है जी। कि 24 आवर्स अगर बच्चा आपका मान लीजिए उसमें लगा हुआ है तो वो तो मोबाइल और टैब से ही पढ़ रहा है जी। तो एक तो दिमाग में तो कंटेंट जो भी जा रहा है, लेकिन आईज पे कितना असर पड़ रहा है, वो हार्मफुल रेडिएशन से बच्चे पे आईज पे कितना असर हो रहा है, इस चीज का भी ध्यान देना चाहिए। और दूसरी बात है कंटेंट मैटर चाहे जो भी हो, लेकिन जो और भी चीजें एक्सप्लोर कर सकता है बच्चा उस पर भी तो आप ध्यान दीजिए ना कि उसके अलावा भी कितनी चीजें यूट्यूब पे आप एक बटन से आप कितनी चीजें एक्सप्लोर कर सकते हो। तो अपने बच्चे के हाथ में आप एक ऐसी चीज पकड़ा रहे हो कि गो एंड एक्सप्लोर एवरीथिंग, and when the reference book is in the hand, the child is only exploring the content of the NCERT or the syllabus given. True. So अब इसमें है आपका पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा तो यही है कि लर्निंग एप्स के बजाय आई विल नॉट से वेरी नेगेटिव अगेंस्ट देम, अगर एक प्रॉपर यूज चैनल के थ्रू करें तो इट इज नॉट वेरी डिस्ट्रक्टिव ऑल्सो, लेकिन वो आपका इंक्लिनेशन सही है कि नहीं ये मॉनिटर करना फिर पेरेंट्स का काम है। कि आपने लर्निंग ऐप पकड़ा दिया और आप ऑफिस चले गए, शाम को आए, बच्चा पढ़ लिया, हाँ मैंने लर्निंग ऐप से अब सारा कर लिया मैंने, तो ये चीज मॉनिटर करिए कि लर्निंग ऐप से उसने बकायदा पढ़ा है तो क्या पढ़ा है जी। ठीक है ना, पढ़ रहा है तो बेटा तुम लिख लिख के बताओ मुझे तुमने कितना पढ़ लिया, यहाँ पे आप बच्चे को ट्रैक कर सकते हैं। तो ये चीज नहीं मैं कह रही कि बच्चे को एकदम से आप वो कर दीजिए, लेकिन कीप ऑन ट्रैकिंग द चाइल्ड, keep on seeing the content of the learning app, whatever is being provided to the child. Exactly. पेरेंट्स का रोल बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। मुझे याद है जब मैं पढ़ाई करती थी तो पहले केबल लगते थे घरों में, तो केबल कटवा दिया जाता था। मेरी मदर भी अपने एंटरटेनमेंट के लिए कोई ऐसा सोर्स नहीं रखती थी कि उन्हें टीवी देखना है, क्योंकि उनको लगता था कि वो टीवी देखेंगी तो मैं भी टीवी देखूंगी। तो प्लस ऐसे ही एक और हमारे
कॉलोनी में एक लेडी थी, वो अपने बच्चे के सामने, बच्चा रात को पढ़ता था, सोती नहीं थी उस रूम में कि मेरे को सोता हुआ देख के इसको भी नींद आ जाएगी, क्योंकि मैम स्पेस लिमिटेड ही होती है कई बार, तो भी पेरेंट्स मैनेज करते हैं। सो ये मैंने पॉजिटिव चीजें मैंने अपने आसपास होते हुए देखी है। लेकिन अक्सर देखा गया है कि पेरेंट्स वर्किंग है, चले जाते हैं ऑफिस में, और इतना कई बार तो ऑफिस भी घर में आता है आजकल, तो घर पर आकर भी वो ऑफिस का ही काम कर रहे हैं, और कई बार वर्किंग नहीं भी होते तो भी वो इस चीज को समझ नहीं पाता कि कितना जरूरी है उनके लिए एक पर्टिकुलर फैशन में बिहेव करना ताकि बच्चा डिस्ट्रैक्ट ना हो। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे वर्किंग, अपनी पहले भी हमने इस बारे में चर्चा की है कि वर्किंग पेरेंट्स जो होते हैं, तो जैसे अब वो आ रहे हैं ऑफिस, अपना घर पे भी लेकर आ रहे हैं, तो अब बच्चा जो है जब चाह रहा है बात कर रहा है माता पिता से, तो माता पिता तो काम में लगे हैं जी, और वो किस काम में लगे हैं, ईमेल भेज रहे हैं, मोबाइल पे लगे हैं, लैपटॉप पे लगे हैं। तो जैसे मैंने पहले भी कहा था कि बच्चा देखता ज्यादा है और देखकर सीखता ज्यादा है जी, ठीक है ना, पढ़ने से ज्यादा वो देख के सीखता है। तो अब वो पेरेंट्स को जब मोबाइल और टैब पे देखेगा तो खुद भी तो मोबाइल टैब ही यूज करेगा ना, राइट, ठीक है ना। अब तो न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं, जॉइंट फैमिलीज है नहीं कि पहले बच्चे खेलते थे, कजिन्स हैं, सब एक घर में रह रहे हैं, दादा है, नाना है, नानी है, दादी है, अपना कहानियां सुना रहे हैं, वो कंसेप्ट खत्म हो गया ना। तो इसका मतलब ये है कि अब मदर्स के ऊपर वो सारा लायबिलिटी, वो जिम्मेदारी आ गई है, ठीक है ना। मैं ज्यादा मदर्स को इसलिए कहूंगी क्योंकि बहुत इफेक्ट होता है, एक मदर इज अ फर्स्ट टीचर, फर्स्ट गाइड ऑफ द चाइल्ड, ट्रू, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि फादर्स का रोल नहीं है, उनका भी है, एक उनका अपना अलग वो है, लेकिन मदर से ही बच्चा बहुत कुछ संस्कार, बहुत कुछ चीजें सीखता है, वैल्यूज लेता है जी। तो वो चीजें मॉनिटर करें, ठीक है ना। अगर आप वर्किंग हैं, आप घर आ रही हैं, तो कोशिश करें कि मोबाइल दूर करके बच्चे को अपने पास रखें जी। बच्चा पढ़ रहा है, आप वहीं बैठें, ठीक है ना। आप बजाय टाइम पास करने के लिए, ये भी होता है कि बच्चा पढ़ रहा है मोबाइल लेकर के अपना, तो आप एक किताब लेके खुद बैठें। बिल्कुल, कहने में बड़ा आइडियलिस्टिक लग रहा है, लेकिन इसको अगर आप इसको, क्योंकि मेरा खुद के बच्चे मतलब इसी स्टेज से गुजरे हैं, तो मैंने ये चीजें अप्लाई करी बच्चों के साथ, तो देखिए बेनिफिट बहुत होता है। जब बच्चे माँ को देखेंगे बुक्स पढ़ते हुए तो वो भी सीखेंगे जी, वो भी किताब उठाएंगे, बिल्कुल, ठीक है ना। आप खुद टीवी मोबाइल पे लगेंगे तो बच्चे भी वही सीखेंगे, वो भी टीवी मोबाइल पे देखेंगे। तो टाइम मैनेजमेंट इन द चाइल्ड इज ओनली इट विल ओनली कम व्हेन यू हैव टू मैनेज द टाइम, व्हेन यू विल लर्न टू मैनेज योर टाइम। एग्जैक्टली। तो बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम्स की तैयारी में। बहुत 2 महीने समझ लीजिए कि आपके भी बोर्ड्स हैं। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। और साथ ही साथ हम बात करते हैं जब पीयर प्रेशर की, सिर्फ बच्चों को ही पीयर प्रेशर नहीं होता है, पेरेंट्स को भी होता है, उनका भी अपना एक सर्कल है, उनकी भी अपनी एक कम्युनिटी है, वो भी कहीं उठते बैठते हैं और वो सब चीजें देखते हैं और घर आकर वही चीजें वो वेंट आउट कर देते हैं अपने बच्चों पर। तो हम बच्चों के पीयर प्रेशर के साथ साथ पेरेंट्स के पीयर प्रेशर पर भी थोड़ी बात करना चाहेंगे। बिल्कुल सही जेन्युइन पॉइंट है, क्योंकि ऑफिस में मेरे कलीग के बेटे का तो यूएस में हो गया, या मेरे उसके बेटे का तो इस कॉलेज में हो गया, तुम्हारा नहीं हुआ, तुमने क्यों नहीं किया, उसके बेटे कितने आ गए, ठीक है ना। ये नहीं पेरेंट्स ने देखा कि मतलब, वैसे बहुत सारे मैं वृतांत दे सकती हूँ, जैसे कि अभी एक एग्जाम्पल था कि मान लीजिए वो बच्चा फुटबॉलर, बहुत स्ट्रांग फुटबॉलर है, वो बड़े ट्रॉफीज लेकर आया, सिंगापुर तक खेल आया, लेकिन वो 80 में से 60 नहीं ला पाया। अब वो प्रेशर आ गया तो उसके बच्चे के, तो मैंने वही समझाया, मैंने कहा आपका बच्चा फुटबॉल जीत कर आया गोल्ड मेडल सिंगापुर से, तो वो एक कंट्रीब्यूशन, एक अचीवमेंट है कि नहीं बच्चे का, ठीक है ना। और पढ़ने में ऐसा भी नहीं, बच्चे एवरेज होते हैं, आप थोड़ा सा बच्चों को मोटिवेट करें तो अबव एवरेज भी हो सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है कि पढ़ाई के लिए लेकर के आपको इतना ज्यादा वो करना पड़े, तानाकशी करनी पड़े। तानाकशी नहीं करनी चाहिए बच्चे पर, तेरे नहीं आए, तू क्यों नहीं कर, तूने क्यों नहीं किया। तो अगर आप इस चीज को बच्चों को एकदम पॉजिटिव माहौल में रखेंगे ना, बातचीत करेंगे ना, तो बहुत फर्क पड़ता है जी, है ना। ये 2 महीने का टाइम है, थोड़ा टाइम टेबल पेरेंट्स का भी बने, बच्चों का भी बने, तो देखिए रिजल्ट तो आना ही, और बच्चे का रिजल्ट है तो पेरेंट्स का रिजल्ट है, पेरेंट्स का रिजल्ट बिल्कुल है जी। मैं तो यही कहूंगी। और साथ ही साथ कई बार ये होता है कि पेरेंट्स अपने ड्रीम्स ही बच्चों के थ्रू फुलफिल करना चाहते हैं। कभी होता है, देखिए मैम ऐसा है ना कि वो, मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, मैं तो बन नहीं पाई, अब तो मेरी बेटी डॉक्टर ही बनेगी जी। तो ये चीज है ना, ये थोड़ा सा एक मिसकंसेप्ट है ना, या अगर मैं डॉक्टर हूँ तो मेरी बेटी को डॉक्टर बनना, या अगर मैं ये हूँ तो मेरी बेटी, मेरा अपना हॉस्पिटल है खुद का, तो मेरा बच्चा या मेरी बेटी या मेरा बेटा ही उस हॉस्पिटल को संभालेगा। तो जरूरी नहीं है, आपका बेटी हो सकता है डॉक्टर इंजीनियर ना बन के कुछ और तरीके से आपके प्रोफेशन को वो कर सके, या आप किसी और प्रोफेशन में जाके ज्यादा कुछ अच्छा कर सके जितना आपने किया है। तो वो पीयर प्रेशर से पहले तो पेरेंट्स खुद बचें, तब बच्चे को समझाए ना जी, ठीक है ना। बच्चों में हैबिट होती है कि उसके पास मम्मी वो वाला स्मार्टफोन है, मेरे पास तो है ही नहीं। अब बच्चा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में चला जाता है,
और कभी कभी बीच में एकेडमिकली वो हो जाता है क्योंकि वो बाकी बच्चे बात कर रहे होते हैं, इस वाले फोन में ये वाला ऐप है, इस वाले फोन में वो वाला ऐप है, उसको इस तरह की बातों का पता नहीं होता कि मेरे को तो है ही नहीं मेरे पास स्मार्टफोन, अब वो घर आके जिद करे, आप उसको फुलफिल कर दो, भैया पैसे हैं तो फेंक दो। तो ये गलत धारणा है पहले तो, ठीक है ना। वो पीयर प्रेशर से पहले आप खुद बाहर निकलेंगे तब तो अपने बच्चे को आप बाहर निकालिए। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। पीयर प्रेशर आप उसमें कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन लेके चलिए कि अच्छा उसने उसमें अच्छा कि मैं इसमें भी अच्छा करूंगा। तो ये भावना, ये नहीं कि उसके पास स्मार्टफोन है तो मेरे पास अच्छा वाला स्मार्टफोन और होना चाहिए। ये पीयर प्रेशर को ना लें, पॉजिटिव वाला पीयर प्रेशर उसको लें, नेगेटिव वाले से दूर रहें। है ना, कि उसके पास ये वाली बॉटल है, उसके पास ऐसा वाला बैग है, वो वाली मूवी दिखाया मैं नहीं देख पाया। इसके बजाय आप वो उसने डिबेट में गया तो मैं ऐसे में अच्छा हूं, मैं ऐसे में करूंगा, वो डांस अच्छा कर रहा है तो ठीक है मैं सिंगिंग में अच्छा। ये है पॉजिटिव पीयर प्रेशर। ट्रू। हम पढ़ाते हैं ना तो हम ये चीज देखते हैं कि बच्चे नेगेटिव पीयर प्रेशर में ज्यादा लेते हैं भौतिक चीजों को, जैसे फोन, गैजेट्स का तो बच्चों को इतना शौक है कि बस गैजेट्स वाली दुनिया वो बिल्कुल उसमें जीते हैं जी। तो एक हेल्दी चीज, क्योंकि ये चीज पेरेंट्स से देखते हैं ना फिर वो, ठीक है ना, उसके पास ये वाली गाड़ी थी, मेरे पास 8 सीटर है, बिल्कुल है ना, उसके पास 2 BHK, मेरे पास आज के लिए भी एक तो इस चीज से एक पॉजिटिव अपना वो बने वाइब। अच्छा, पॉजिटिव वाइब्स हमेशा काम आती हैं जी। तो पॉजिटिव सोचें, वही चीज बच्चों में पॉजिटिव चीज आएंगी। बिल्कुल, इसलिए बहुत जरूरी है कि घर में पॉजिटिव माहौल बना के रखा जाए, पेरेंट्स अपनी सोच पॉजिटिव रखें और बच्चे में भी वही सोच इनकलकेट हो और वो भी जिंदगी में आगे बढ़े और सही तरीके से, चाहे बोर्ड एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, आप किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। ये चीजें सिर्फ आपके बोर्ड के लिए नहीं है कि आपको 10th और 12th ही देना है जी, क्योंकि जिंदगी में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जिससे बच्चे को अव्वल आना है, सिर्फ बोर्ड में ही नहीं आना है, बहुत सी चीजों में अव्वल आना है। तो ये पॉजिटिव तरीके से बच्चा अगर करेगा, सीखेगा, समझेगा तो उसको आगे भी चीजें काम आएंगी। पीयर प्रेशर सिर्फ स्कूल तक नहीं होता, वो आगे चल के ऑफिस में भी होता है, कलीग्स के साथ भी होता है, कई जगह होता है। तो ये स्ट्रेस बस्टर्स हैं, आगे भी चल के बच्चों को लाइफ स्किल सिखाना इम्पोर्टेंट है जी। मैं बार बार इस पर स्ट्रेस करी कि लाइफ स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रू। द वे हाउ यू लीड योर लाइफ, हाउ यू लिव योर लाइफ। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। लाइफ स्किल्स, वैल्यू एजुकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं और क्योंकि इस वक्त हम परीक्षा की तैयारियों पे बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये एस्पेक्ट भी उनसे जुड़े हुए हैं। तो आपको हर वो चीज जो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं प्लीज उस पर ध्यान दीजिए, चाहे आपकी हेल्थ हो, आपकी डाइट हो, एक्सरसाइजिंग हो, आपका बोर्ड एग्जाम्स की तैयारियां हो, आपका फोकस हो या वैल्यू एजुकेशन, लाइफ स्किल्स हो, ये सभी चीजें एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड प्रोवाइड करती हैं और उसी पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ अगर आप अपने एग्जाम्स की तैयारी करेंगे तो आप जरूर सक्सेसफुल होंगे। मैम पहले तो ये भी होता था कि किसी बच्चे की अगर 60% आ गए, फर्स्ट डिवीजन आ गई तो खुश हो गए पेरेंट्स, डिस्टिंक्शन आ गई तो लोग बहुत ही अच्छी चीज है। बट आजकल तो 100% भी एम किया जाता है, कॉलेजेस की कट ऑफ्स इतने ज्यादा हाई हैं। इस केस में भी बच्चे पढ़ते हुए काफी स्ट्रेस ले लेते हैं कि उनको उनका मनपसंद कॉलेज नहीं मिलेगा, मनपसंद कोर्स नहीं मिलेगा। तो इस बारे में आप क्या कहना? नहीं, ये तो देखिए है, क्योंकि जैसे 100% कट ऑफ की बात करी आपने, 100% कट ऑफ इसलिए जाता है कि जब बच्चा स्ट्रीम चेंज करता है, ऐसा नहीं 100% कट ऑफ है। आप इकोनॉमिक ऑनर्स है और आप साइंस से इकोनॉमिक्स में जा रहे हैं तो वो जब स्ट्रीम चेंज होती है तो वो 5% कट ऑफ इंक्रीज हो जाती है, तो वो टारगेट 100% वाला होता है जी। तो लेकिन ये तो मैं मानती हूँ जरूर ये बात है कि 99-98% तो कट ऑफ आजकल अच्छे ड्रीम कॉलेजेस में मिलना है, लेकिन देन एक्सप्लोर योर अपॉर्चुनिटीज। देयर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज बियॉन्ड दैट कॉलेज, इवन सो मेनी इंस्टीट्यूशंस हैव बीन कमिंग एंड मशरूम ग्रोथ ऑफ दीज थिंग्स आर देयर, तो यू कैन एक्सप्लोर एनीथिंग देयर। नॉट इम्पोर्टेंट कि ओनली यू विल गो फॉर दैट पर्टिकुलर कॉलेज। आप अपनी एक्सप्लोर करिए, आप अपने चीजों को सीमित ना करिए कि आपको उसी जगह पे जाना है, ठीक है ना। आप अपने साथ ऑप्शंस लेके चलिए, ऑप्शंस आजकल हैं, बहुत ऑप्शंस हैं। कई बार हमने देखा कि बच्चे क्लासरूम में तो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, बहुत कंसंट्रेशन से पढ़ते भी हैं, टेस्ट में भी उनके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, अगर टीचर्स कुछ पूछते हैं तो जवाब भी अच्छे से देते हैं, बट एग्जाम्स में वो बच्चे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। टारगेट दे दिया जाता है ना बच्चों को कि 98% से कम नहीं आने चाहिए। वो कंटिन्यूअस जब वो एग्जाम लिख रहा होता है ना बच्चे का, मैं आपको बताती हूँ, जैसे बच्चा एग्जाम लिख रहा है, दिमाग में ही चल रहा है अच्छा इस आंसर को मैंने ऐसे लिख दिया, मेरे इतने नंबर तो आ ही जाएंगे। वो एक प्रेशर में काम कर रहा होता है बच्चा उस टाइम पे, वो टारगेट सेट होता है ना उसके माइंड में। राइट। तो मैं शुरू से ये कहती हूँ कि अच्छा करने के लिए बच्चों को बोलो, नंबर लाने के लिए मत बोलो, नंबर तो अपने आप आएंगे, बच्चा अच्छा करेगा तो अपने आप नंबर आएंगे। वो एक प्रेशर में हमेशा काम कर रहे होते हैं बच्चे। अभी 2 महीने का ये टाइम है ना, इसमें पेरेंट्स ने अभी बोलना शुरू कर देना है कि बेटा 90%, 95%। टीचर्स भी एक्सपेक्ट करते हैं, स्कूल भी एक्सपेक्ट करता है, हाँ, लेकिन ठीक है, एक्सपेक्टेशन पे आना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप उसके लिए स्ट्रेस में आकर करते हैं तो फिर वो एक्सपेक्टेड लेवल आप नहीं रीच कर पाएंगे। आप स्ट्रेस फ्री होकर काम करिए, अच्छा करने के लिए काम करिए, बेस्ट दीजिए अपना,
अपना बेस्ट दीजिए, जितना आप कर सकते हैं, अपना एफर्ट दीजिए अपना। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा, अपने एफर्ट्स, अपने बेस्ट एफर्ट्स लगाने की जरूरत है। और मैम अब एग्जाम्स अप्रोच कर रहे हैं, मार्च में एग्जाम्स हैं, तो आप हमारे जो लर्नर्स हैं उनको क्या आप टिप्स देना चाहेंगे? क्योंकि चलिए कुछ तो हमारे लर्नर्स जो रेगुलर स्कूलिंग से पढ़ते हैं, लेकिन हमारे जो बच्चे NIOS से पढ़ाई करते हैं, जो रेगुलर स्कूलिंग ओपन स्कूलिंग सिस्टम है रादर, ऐसे बच्चों को किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए? क्योंकि बच्चे कहीं ना कहीं किसी और एक्टिविटी में भी इंगेज हैं, काम कर रहे हैं। नहीं, देखिए पढ़ाई का पैटर्न तो देखिए सब जगह एक जैसा, चाहे NIOS हो चाहे CBSE हो, जब तक बच्चा कंटेंट में नहीं जाएगा वो एग्जाम नहीं कर पाएगा। तो आप अच्छे से कंटेंट में जाइए, कंसेप्ट को अपने वो करिए, थरो करिए। आपको गाइडलाइन चाहिए किसी से, आप समझिए, पूछिए, ठीक है ना। अगर आपको बहुत ज्यादा रटने की आदत नहीं है तो आप उसको लिख लिख के करिए। नोट मेकिंग हैबिट है तो वो भी बहुत अच्छी बात है। आप थोड़ा सा सैम्पल पेपर्स को टच करिए, एक बार उनको गो थ्रू करिए, ठीक है ना। कोई भी एग्जाम चाहे NIOS हो चाहे CBSE हो, पैटर्न तो बुक से ही होता है ना, बिल्कुल, सिलेबस से ही होता है ना जी। और मैम रेफरेंस बुक्स का क्या? रेफरेंस बुक का रोल तब है जब आपने अपनी NCERT थरो कर ली हो, ओके, देन ओनली गो फॉर रेफरेंस बुक्स। तो दैट इज क्योंकि आपकी NCERT ही आपके लिए सब कुछ है जी। अगर आपके पास टाइम नहीं है, टाइम है तो आप अपना पहले तो NCERT अगर हो गया, आपका थरो हो गया, देन यू गो फॉर रेफरेंसेस। अदरवाइज डोंट टच द रेफरेंसेस इफ यू डोंट हैव टाइम। अभी भी मैं कहूंगी कि 2 महीना आपके पास कम नहीं है जी। आप NCERT अच्छे से कर सकते हैं। तो आप एक प्लान, अगर स्टडी प्लान बना के चलें तो आप 1.5 मंथ्स में अपनी NCERT अगर आप चाहें तो आप अच्छे से कवर कर सकते हैं। देन यू गो फॉर योर सैम्पल पेपर्स। तो चाहे वो CBSE का एग्जाम हो चाहे आपका NIOS का एग्जाम हो, यू आर एबल टू एक्सेल इन दैट। वो कहते हैं ना कि अपने हाथों को पतवार बना सकते हैं और चाहे तो दरिया पार भी कर सकते हैं। तो अगर आपके हर चीज आपके हाथों में है तो एवरीथिंग यू कैन डू। तो मैम ये तो आपने टिप दी हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे पेरेंट्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? पेरेंट्स को तो मैं यही मैसेज देना चाहूंगी कि पहले तो बच्चों के साथ पॉजिटिव रहें, उनको रेगुलर टाइम पे उनका मोटिवेशन उनका करते रहें, उनके साथ प्यार से पेश आए। वो बच्चों पर चिल्लाने वाली आदत ना, ये कि स्ट्रेस में खुद आ गए और चिल्लाना शुरू कर दिया, उससे दूर रहें। थोड़ा प्यार से बात करें, नहीं समझ रहा 2 बार करें, 3 बार करें। इस समय बच्चों को सिर्फ प्यार और प्रोत्साहन की जरूरत है। और डांट डपट से बच्चे फिर वो एक नटशेल में चले जाएंगे, फिर वो नेगेटिव हो जाएंगे जी। तो इस समय पेरेंट्स का ज्यादा रोल है। बच्चों का टाइम टेबल मॉनिटर करें, आपके बच्चे से बैठ के टाइम टेबल बनाइए और फिर उसको मॉनिटर करिए कि उस टाइम पीरियड में बच्चे ने वो कर लिया कि नहीं कर लिया जी। ये नहीं कि सुबह टाइम टेबल बना के दिया, रात को आए बस हो गया, नहीं। कीप ऑन मॉनिटरिंग करना है ना। इफ यू आर एट ऑफिस ऑल्सो कीप ऑन मॉनिटरिंग। आप बहुत सारी चीजें हैं, आप फोन करके बच्चे से बात कर सकते हैं, आप टाइमली वीकली ऑफ लेकर आ सकते हैं, ठीक है। 2 घंटे आप आ गए, फिर अपने बच्चे को मॉनिटर कर लिया जी। सो लर्नर्स एंड लिसनर्स, ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने बात की बोर्ड परीक्षा की तैयारी कैसे करें, और हमने बहुत सारी टिप्स और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमने शेयर करी आप सभी के साथ। हम उम्मीद करते हैं कि आपने इस पूरे प्रोग्राम को बहुत ध्यान से सुना होगा, और अगर कहीं कोई डाउट रह गया तो डेफिनेटली आप हमारे इस प्रोग्राम का रिपीट ब्रॉडकास्ट तो सुन ही सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ आप हमें ईमेल भी लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है nioscr@nios.ac.in। इस पूरी चर्चा के लिए हम धन्यवाद देना चाहेंगे हमारी एक्सपर्ट श्रीमती स्मिता मिश्रा को, जो खुद एक टीचर है और एक सोशल वर्कर भी है। थैंक यू सो मच मैम, आप यहाँ आई, एंड आई एम श्योर कि एज अ टीचर आपने तो कई सारे एग्जाम्पल्स आपको रोज ही देखने को मिलते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप ज्यादा अच्छे से आपने हमें कम्युनिकेट किया, हमें बताया, और इस पूरी डिस्कशन के बाद हम एक क्रक्स निकाल सकते हैं कि हमें सिर्फ अच्छा करने के लिए पढ़ना चाहिए। किसी भी हमें मार्क्स को टारगेट नहीं रखना है, कोई करियर अपॉर्चुनिटी को टारगेट नहीं रखना है। जो प्रेजेंट में है, जो हमारे सामने है, उसको अच्छे से समझना है और उसको इनकलकेट करना है अपने अंदर, और उसी को लिखना है आपने समझ करके जी। बिल्कुल। सो ये थी एक स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप, और पेरेंट्स को सिर्फ अपने बच्चों का साथ देना, उनके साथ खड़े रहना है, उनको मॉनिटर करना है, उनके स्केड्यूल को, उनकी हेल्थ को, और आप सबसे ज्यादा बेस्ट उनके लिए कर सकते हैं वो उनको अच्छा करने के लिए बस मोटिवेट करते रहिए, इनकरेज कीजिए, कोई प्रेशर उन पर मत डालिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे इस प्रोग्राम से मिले सारे टिप्स को यूज करेंगे और लाइफ में काफी सक्सेसफुल होंगे। हम आप सभी को अपनी बेस्ट विशेस देते हैं, आप अच्छे से एग्जाम की तैयारी करें और अच्छे से आपके रिजल्ट्स भी अचीव हो, ताकि आपके पेरेंट्स, आपके स्कूल को और आपको खुद को अपने ऊपर बहुत बहुत प्राउड हो।